अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र संसाधन, हमारे पास जो मुख्य रूप से संसाधन है वो संसाधन है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है और उद्यम। भूमि अर्थात जमीन, श्रम मजदूर, पूंजी रुपया पैसा, और उद्यम मतलब लोगों का समूह। ये चार के चारों जो संसाधन हैं ये संसाधन सीमित हैं। चार के चारों संसाधन कैसे हैं? सीमित हैं। तो अर्थशास्त्र इन सीमित संसाधनों का बंटवारा करता है। अर्थशास्त्र इन सीमित संसाधनों का बंटवारा करता है। ये जो चार सीमित संसाधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये चार के चारों जो सीमित संसाधन है, अर्थशास्त्र इन सीमित संसाधनों का इस प्रकार से बंटवारा करता है कि जिससे जो उत्पादक है, उत्पादक को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, उत्पादक को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, उपभोक्ता है, उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो, और जो समाज है, समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो। समाज है, समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो, ये अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का इस प्रकार से बंटवारा करता है। अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का इस प्रकार से बंटवारा करता है कि उत्पादक को लाभ, उपभोक्ता को संतुष्टि, समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो, ये अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का बंटवारा करता है। अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का बंटवारा करता है जिससे उत्पादक को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो और समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो, ये अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार करता है, उत्पादक को लाभ, उपभोक्ता को संतुष्टि, समाज का कल्याण हो। अब जो ये अर्थशास्त्र होते हैं, अर्थशास्त्र दो प्रकार का है। अर्थशास्त्र दो प्रकार का, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र है और एक समष्टि अर्थशास्त्र। एक व्यष्टि और एक समष्टि। व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म, एक छोटी सी इकाई, एक इकाई, व्यक्तिगत स्तर, इंडिविजुअल लेवल पर, और समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण, समग्र अर्थव्यवस्था के स्तर पर सभी के बारे में, सभी मुद्दों पर के बारे में क्या करता है? अध्ययन करता है। तो व्यष्टि व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों और समस्याओं का क्या करता है? अध्ययन करता है। व्यष्टि जो है व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों और समस्याओं का अध्ययन करता है। वहीं समष्टि जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों और समस्याओं का अध्ययन करता है। व्यष्टि व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करता है, समष्टि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन करता है। जब व्यष्टि के बारे में अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि में समष्टि के चर स्थिर होते हैं। वहीं जब समष्टि के बारे में अध्ययन किया जाता है, समष्टि में व्यष्टि के चर स्थिर होते हैं। व्यष्टि में समष्टि के चर स्थिर होते हैं, समष्टि में व्यष्टि के चर स्थिर होते हैं। व्यष्टि के अंदर अध्ययन किया जाता है किसी एक उत्पादक के बारे में, एक उत्पादक के बारे में, एक उपभोक्ता के बारे में, और समष्टि में अध्ययन किया जाता है समग्र मांग, समग्र पूर्ति, इन सभी मुद्दों पर अध्ययन किया जाता है। तो ये व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों और समस्याओं का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों और समस्याओं का अध्ययन करता है। व्यष्टि में समष्टि चर स्थिर होता है, समष्टि में व्यष्टि चर स्थिर होता है। व्यष्टि के अंदर एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, किसी एक के बारे में अध्ययन किया जाता है। वहीं समष्टि के अंदर समग्र मांग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय, घरेलू आय, इन सभी मुद्दों पर अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या क्या है भैया? आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या चयन की समस्या है। किसकी समस्या है? चयन की समस्या है। आर्थिक समस्या क्या है? चयन की समस्या है। चयन मतलब चुनने की समस्या है। चुनने की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? क्यों उत्पन्न होती है? चुनने की समस्या उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो संसाधन सीमित है। दूसरा पॉइंट, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं और मानवीय आवश्यकता क्या है? असीमित। पहला पॉइंट, संसाधन सीमित है। दूसरा, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग है। तीसरा, मानवीय आवश्यकता क्या है? असीमित है। ये तीन कारण है जिसके कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तो आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या चयन की समस्या है। किसकी समस्या है? चयन की समस्या। क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि संसाधन सीमित है, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग है, मानवीय आवश्यकता असीमित है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 100 रुपये खाने के लिए, 100 रुपये लेकर के आप मार्केट में, बाजार में गए, बाजार में खाने के लिए आपके पास विकल्प क्या होंगे? विकल्प बहुत सारे होंगे, लेकिन आपके पास पैसा क्या है? 100 ही रुपये। संसाधन सीमित है, लेकिन उस 100 रुपये को खर्च करने के लिए आपके पास विकल्प क्या है? बहुत सारे। और आपकी आवश्यकता क्या है? असीमित। आप सोचेंगे ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, लेकिन संसाधन सीमित ही है। तो आपको चुनना पड़ेगा कि इस 100 रुपये को कहाँ पर खर्च करूँ जिससे मुझे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो।
तो यही है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या चयन की समस्या। आर्थिक समस्या चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि संसाधन सीमित हैं, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग है, मानवीय आवश्यकता असीमित है। संसाधनों की विशेषताएं, अगली हेडिंग क्या है भाई? संसाधनों की विशेषताएं क्या है? संसाधनों की विशेषताएं क्या? संसाधनों की पहली विशेषता संसाधन सीमित है। दूसरी विशेषता संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग है, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग है। तीसरी विशेषता संसाधनों की तुलना में मानवीय आवश्यकता असीमित है। ये संसाधनों की तीन विशेषताएं हैं। संसाधन सीमित हैं, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं और संसाधनों की तुलना में मानवीय आवश्यकता असीमित है। संसाधनों की तीन विशेषताएं। आ गए भाई अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसा जगह होता है, जैसे मान लीजिए हम जहाँ पर रहते हैं वो एक जगह है, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका को चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी आर्थिक क्रिया में लगा हुआ है। आर्थिक क्रिया क्या है? जो धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था एक जगह होती है, एक स्थान होता है जहाँ पर लोग अपनी आजीविका को चलाने के लिए किसी न किसी कार्य में लगे हुए होते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था है जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका को चलाने के लिए किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है, उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका को चलाने के लिए किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है, वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। एक है भाई बाजार अर्थव्यवस्था, एक है भाई बाजार अर्थव्यवस्था, दूसरी केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद भी बोला जाता है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को समाजवाद बोला जाता है, मिश्रित को मिश्रित बोला जाता है। तो पहले अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं भाई। पहले अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर सारा का सारा नियंत्रण होता है बाजार शक्तियों के हाथ में। किसके हाथ में? बाजार शक्ति। सारे निर्णय किसके द्वारा ले जाएंगे? बाजार शक्तियों के द्वारा ले जाएंगे। इनका उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना है। उत्पादन, यहाँ पर उत्पादन बड़ी तीव्र गति से किया जाता है, उत्पादन की गति बड़ी तीव्र गति होती है। उदाहरण के लिए यूएसए की अर्थव्यवस्था एक बाजार अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है। बाजार अर्थव्यवस्था का फोकस कहाँ पर होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। इसमें जीडीपी बड़ी तीव्र गति से क्या होती है? बड़ी तीव्र गति से क्या होती है? बढ़ती है। और ये सामाजिक हितों की अवहेलना करती है, सामाजिक हित के बारे में नहीं सोचती। वहीं केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सारे के सारे निर्णय बाजार शक्तियों सारे निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? सरकार के द्वारा लिया जाता है। इनका उद्देश्य क्या होता है? बाजार अर्थव्यवस्था केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? समाज का क्या करना होता है? कल्याण करना होता है। यहाँ पर उत्पादन बड़ी धीरे धीरे होता है। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था है चाइना की अर्थव्यवस्था है, ये बाजार अर्थव्यवस्था केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। अगली अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ पर दोनों अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, दोनों अर्थव्यवस्था के लक्षण पाए जाते हैं। निर्णय बाजार शक्तियाँ भी निर्णय लेती हैं और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था सरकार भी निर्णय लेता है। उद्देश्य क्या होता है? दोनों समाज का कल्याण भी करना होता है, लाभ भी कमाना होता है। उत्पादन क्या होता है? औसत की गति से होता है। और इसका एग्जाम्पल है भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे है वास्तविक आया 2 मिनट में। वास्तविक अर्थशास्त्र जिसका संबंध भूत, वर्तमान और भविष्य से है। जिसका संबंध किससे? भूत, वर्तमान और भविष्य से। क्या था, क्या है और क्या होगा, इसमें बताया जाता है। वर्तमान, भूत, वर्तमान क्या था, क्या है, क्या होगा। कथन सत्यता की जांच की जा सकती है। इसमें कथन सत्यता की जांच की जा सकती है कि कथन सत्य है तो असत्य है। जैसे 1947 में देश की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी। ये वास्तविक अर्थशास्त्र जिसका संबंध भूत, वर्तमान, भविष्य से होता है। क्या था, क्या है, क्या होगा, कथन की सत्यता की जांच की जा सकती है। और जैसे 1947 में देश की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी। इसे क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है, सही है गलत। वहीं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र जिसका संबंध विचारों से है, सुझावों से। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र जिसका संबंध विचारों से है, सुझाव से। एक कहता है क्या होना चाहिए, एक कहता है क्या होना चाहिए। कथन की जांच नहीं की जा सकती। इसमें कथन की जांच नहीं, जो भी सेंटेंस बोले जाते हैं उस सेंटेंस को क्रॉस वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि कथन सत्य है तो असत्य है। बहस, इस पर क्या चलता है? डिबेट चलती है, डिबेट होती है। जैसे भारत की जनसंख्या वृद्धि दर पर रोक लगाना चाहिए, यानी जो जैसे भारत की जनसंख्या क्या होती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो इस पर क्या करना चाहिए? रोक लगाना चाहिए। तो ये
आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, कैसा अर्थशास्त्र है? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र जिसका संबंध सुझाव और विचारों से